बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम CS 101 की जो मिड टर्म की एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, आज हमारी ये चौथी वीडियो है और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल नंबर 51 से लेकर 60 तक कुछ 10 मॉड्यूल्स में 30 MCQs हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह। हमने कोशिश की है कि आपको इन सब से इंट्रोड्यूस करवाया जाए और आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाए और आपकी असेसमेंट भी करवाई जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए चेन ऑफ डायरेक्टरीज विद इन डायरेक्टरीज इज कॉल्ड ए डैश। तो डायरेक्टरी या फोल्डर एक आपको पता है वो हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है उसके अंदर हम मजीद और डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं। यूं हम एक डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरीज क्रिएट करते चले जाते हैं। तो इसको पूछा गया है कि आप इसको क्या कहते हैं। तो एक डायरेक्टरी के अंदर जो और डायरेक्टरीज या उसके अंदर मजीद और डायरेक्टरीज जब हम क्रिएट करते चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये क्या एक डायरेक्टरी पाथ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेसिकली कि एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी इसको कहा जाता है कि ये क्या है, डायरेक्टरी पाथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेक्निक इन विच मेमोरी मैनेजर मे क्रिएट एन इल्यूशन ऑफ एडिशनल मेमोरी स्पेस बाय रोटेटिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड मैस स्टोरेज इज कॉल्ड। हमें पता है कि मेमोरी मैनेजर क्या करता है, हमारे लिए मेन मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स के लिए स्पेस एलोकेट करता है। जब प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो स्पेस फ्री हो जाती है, वो वापस लेके किसी और प्रोग्राम को देता है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है वो कितने की है, 4 GB की है, लेकिन ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपके पास ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है, आपके पास स्पेस 4 नहीं बल्कि फॉर एग्जाम्पल 8 GB की अवेलेबल है। और ये इसको किस तरह से मैनेज करता है, ये देखें, वो कह रहा है कि ये प्रोग्राम्स को रोटेट कर देता है, डेटे को, प्रोग्राम्स को। यानी एक साइड पे आपके रैम है, दूसरी साइड पे आपके क्या है, आपकी हार्ड ड्राइव है। तो ये क्या करता है, जिन प्रोग्राम्स ने आर्जी तौर पे एग्जीक्यूट यानी हो चुके होते हैं तो उनको उठा के फौरन क्विकली जो है वो वापस सेकेंडरी स्टोरेज पे डाल देता है। ये देखे ना, बिटवीन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। मैस स्टोरेज मतलब हार्ड ड्राइव आपकी। तो ये मेन मेमोरी और हार्ड ड्राइव के दरमियान ये टू एंड फ्रो जो है ना, ये मूवमेंट करता रहता है। इसको हम कहते हैं स्वैपिंग। एक इंस्ट्रक्शन चल गई, उसको स्वैप आउट कर देता है मेमोरी से और हार्ड ड्राइव पर डाल देता है और किसी और इंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस क्रिएट कर देता है। क्विकली ये काम बहुत जल्द हो रहा होता है। और जो दूसरी उसने स्वैप आउट की थी, अगर उसने वापस दोबारा एग्जीक्यूट करना तो उसको वापस उठा के ले आता है। इसको कहता है स्वैप इन। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि रोटेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ। ये क्या है, स्वैप इन स्वैप आउट है। ये सारा मरहला बेसिकली आगे चल के आप CS 604 पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें बहुत डिटेल में आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं पेजी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी मेन मेमोरी को, चाहे वो छोटी है, उसको एक बड़ा दिखाने के लिए या बड़ी स्पेस बनाने के लिए इनफैक्ट वो कुछ प्रोग्राम्स और डेटा को मेन मेमोरी रैम से उठा के क्विकली हार्ड ड्राइव पर डाल देता है और वहाँ स्पेस क्रिएट हो जाती है, प्रिटेंडिंग टू बी के साइज़ ज़्यादा है, एक्चुअल होता नहीं है। और वहाँ कुछ और प्रोग्राम्स को अकोमोडेट कर लेता है और जिन प्रोग्राम्स ने फिर एग्जीक्यूट होना होता है उनको दोबारा ले आता है, स्वैप इन जो हो चुके हैं उनको वापस स्वैप आउट कर देता है हार्ड ड्राइव के अंदर। तो ये बैक एंड फोर्थ मेन मेमोरी हार्ड ड्राइव, मेन मेमोरी हार्ड ड्राइव, ये काम करता रहता है। ये सारा फिनोमेना कि वो एक इल्यूजन सा बना देता है कि मेमोरी आपकी एक्चुअल क्या है, 4 नहीं बल्कि 8 GB है। ये मरहला, ये टेक्निक क्या कहलाती है, पेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज ए प्रोसेस हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्टेड। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस मरहले को आमतौर पे हम बूटिंग कह लेते हैं कि हमारी विंडोज बूट हो रही हैं, हमारा सिस्टम बूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डैश इज एसेंशियली एम्प्टी व्हेन द मशीन इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन। तो जब आप मशीन पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो क्या चीज़ है जिसको बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। सारी एग्जीक्यूशन कहाँ से होती है, ज़रा सोचिए, मेन मेमोरी के अंदर से। इसका मतलब यह कि मेन मेमोरी के अंदर पहले तो कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर एक ख़ास जगह से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आगे विंडोज़ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है और आपके विंडोज़ को एग्जीक्यूट करना है, वो मेन मेमोरी में आनी चाहिए। लेकिन मेन मेमोरी उस वक्त खाली होनी चाहिए। अब चूंकि मेन मेमोरी आपको पता है वोलाटाइल टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब यह है कि जब पावर ऑफ होती है या आप कंप्यूटर को बूट करते हैं खुद से, तो मेन मेमोरी पहले खाली होती है, एम्प्टी होती है, और उसके बाद फिर OS की जो कोर OS की चीज़ें हैं वो लोड की जाती हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम
और यही वजह है कि आपको पहले विंडोज मिलती है जब आप कंप्यूटर्स को बूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी नीड ए प्रोग्राम प्रेफरेबली बी डैश टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन। अभी हम वही बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि जब कंप्यूटर पहली बार ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी खाली हुई, उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे लोड हुई, और या दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे लोड हुआ और उसके बाद फिर विंडोज़ चली और उसके बाद फिर हमें सिस्टम की एक्सेस मिली। तो जब वो प्रोग्राम जिसको जब कंप्यूटर टर्न ऑन होगा मेन मेमोरी में होना चाहिए, वो कौन सा हुआ फिर हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी हुज कंटेंट्स कैन बी रेड बट कैन नॉट बी अल्टर्ड। यानी ऐसी एक मेमोरी जिसके कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, उसको अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं करते। आम तौर पे आपने पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल है, रीड ओनली मेमोरी या रोम। ये इस तरह की मेमोरी है कि जिसके कंटेंट है वो एक दफ़ा लिख दिए जाते हैं और ये फिर रीड हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन आप उनको आसानी से तब्दील नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, a program called dash is permanently stored in the machine's ROM initially executed when the machine is turned on। यानी ROM या रीड ओनली मेमोरी के अंदर एक कोई प्रोग्राम है जो परमानेंटली स्टोर रहता है और जब भी हम इनिशियली कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं वही वाला प्रोग्राम जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो असल में क्या होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारा बूट का प्रोसेस होता है, तो वो जो बूट का प्रोसेस है वो एक खास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और वो फिर मेन मेमोरी में लोड होता है। तो बूट का प्रोसेस है और वो प्रोग्राम फिर क्या कहलाएगा, बूट लोडर। कंप्यूटर ऑन हुआ, बूट लोडर है जो एग्जीक्यूट हुआ और ये कहाँ पड़ा होता है, रोम के अंदर, और इसने फिर इनिशियली पहले एग्जीक्यूट होना है और बाद में ये बूट लोडर बताएगा बेसिकली कि ओएस की कौन सी फाइल, कौन से कंपोनेंट्स, कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो उठा के मेन मेमोरी में लाने हैं, कौन से एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद फिर यूजर को कंट्रोल या एक्सेस मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज। देखिए, जब हम किसी प्रोग्राम की बात करेंगे और हम कहेंगे कि जी ओएस के साथ रिलेटेड है तो आम तौर पे एक प्रोसेस की बात हो रही होती है, याद रखिएगा। एक प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन या इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह की बात हो रही हो तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस की डेफिनेशन है। हमारे लिए ये प्रोग्राम्स होते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे, या आप इसको और आसान कर लीजिए, आप ये कह सकते हैं अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। 9 है, अ प्रोग्राम इज ए स्टैटिक एक्टिविटी वेयर एज ए प्रोसेस इज ए डायनेमिक एक्टिविटी। उसकी वजह ये है कि हम प्रोग्राम जो उसको कहते हैं जो एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, जबकि जो प्रोसेस है बेसिकली ये है, ये डायनेमिकली रिसोर्स एलोकेट कर रहा है, कुछ और प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि डायनेमिक हो रही हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि प्रोसेस इज ए डायनेमिक एक्टिविटी। नंबर 10 है, द डैश मेंटेन्स अ record of processes present in the computer system, introduces new process to this pool। अच्छा, ये कोई एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दो काम करता है। एक तो वो ये देखता है कि इस वक्त सिस्टम में कितने प्रोसेस हैं, एक तो उनका रिकॉर्ड रखता है, दूसरा कोई नया प्रोसेस जिसने आना हो सिस्टम के अंदर वो उसको भी इंट्रोड्यूस करता है, और ये वो क्यू है जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। पूल कह लें, इसको क्यू कह लें, एक ही बात है, कोई नया लफ्ज़ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि एक क्यू लगी हुई है प्रोसेसेस की, और ये जिसकी बात हो रही है ना, ये कंपोनेंट, ये उस क्यू का भी उसको पता है कि कितने प्रोसेस हैं उस क्यू के अंदर, और अगर किसी ने नए आना है तो उस क्यू में उसको भी डाल देता है। तो ये क्या कहलाता है, स्केड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं स्केड्यूलर। इस वक्त सिस्टम में कितने प्रोसेसेस हैं उसको ये भी पता है, और अगर किसी और प्रोसेस ने सिस्टम में आना है तो स्केड्यूलर ही उसको इंट्रोड्यूस करेगा, उसको आने की इजाजत देगा और उस प्रोसेस को क्यू में फिर लगा देगा। 11 है, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल प्रोसेसेस द स्केड्यूलर मेंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी कॉल्ड डैश। तो हम बात कर रहे हैं ना कि अभी स्केड्यूलर के पास सारे प्रोसेसेस की डिटेल होगी, अब उसने ये ट्रैक भी रखना है, ये ट्रैक भी रखना है सारे प्रोसेसेस का, और ये सारे की सारी जो डिटेल है ना, वो कह रहे हैं कि जी एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं उसने ये ट्रैक रखना है ना, और ये ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ा होता है जी, मेन मेमोरी के अंदर। तो प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन रखने के लिए कि कौन से प्रोसेस सिस्टम में चल रहे हैं, उनकी स्टेट क्या है,
कितने रिसोर्सेज वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल रखने के लिए स्केड्यूलर साहब मेन मेमोरी के अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेस टेबल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ प्रोसेस इज डैश इफ इट इज इन द स्टेट इन विच इट्स प्रोग्रेस कैन कंटिन्यू। एक प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उसका पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। तो पूछा जा रहा है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना, कैन कंटिन्यू, यानी अगले मरहले में अगली स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। तो एक प्रोसेस की वो स्टेट जिसमें वो अगली स्टेट में या अगले मरहले में तरक्की कर सकता है, एडवांस कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, चेंज ओवर कर सकता है, इसको हम कहते हैं कि वो प्रोसेस इस वक्त क्या है, रेडी स्टेट के अंदर है। प्रोसेस इन ए रेडी स्टेट कैन प्रोग्रेस इन इट्स नेक्स्ट फेज, in its next transition, in its next state. A process is in dash if its progress is currently delayed. अब क्या हुआ है, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बल्कि किसी वजह से प्रोग्रेस जो है वो डिले हुई है। अब वजह क्या है जी, कोई भी हो सकती है। Until some external event occurs, कोई और बात होगी। और such as completion of IO operations, यानी प्रोसेस ने कोई इनपुट आउटपुट करनी है और इस वजह से उसकी जो प्रोग्रेस है वो क्या होगी, करंटली ज़रा थोड़ी देर के लिए डिले होगी। यानी प्रोसेस कुछ काम कर रहा है और उसके बाद उसने कहा कि मैंने यूज़र को कुछ डिस्प्ले करना है, तो वो डिस्प्ले करने चला गया। अब ये होता फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इससे भी शायद छोटा। तो अब वो प्रोसेस अगर अपनी एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करता है, रोकता है और यूज़र के पास कुछ डिस्प्ले करने के लिए जाता है, ये मुमकिन है यूज़र से कुछ इनपुट लेने गया हो, तो इस सिलसिले में वो अपनी स्टेट को चेंज करके वेटिंग में चला जाता है। तो ये असल में पूछा जा रहा है कि प्रोसेस जो ये करता है वो असल में क्या करता है, अपनी स्टेट रेडी से वेटिंग में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस को पहले सीपीयू दिया और उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट हो लिया या वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद उस प्रोसेस ने मेमोरी से निकलना है और दूसरे प्रोसेस ने आना है ताकि सीपीयू उसको मिले। तो एक प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को देना, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस स्विच। The dash is the component of the kernel that oversees the execution of the scheduled process. स्केड्यूलर ने तो क्या कर दिया, सिर्फ बता दिया कि ये प्रोसेसेस हैं, उनकी डिटेल है उसके पास, और उसके बाद नए प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक और पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का या कर्नल का कंपोनेंट है जो इनकी एग्जीक्यूशन को भी क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और उसको हम कहते हैं डिस्पैचर। 16 है, इन ए टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग सिस्टम द टाइम इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स ईच कॉल्ड ए डैश। तो हमने बात की थी लास्ट पार्ट में भी कि टाइम शेयरिंग सिस्टम वो होता है जिसमें छोटा छोटा टाइनी टाइम स्लॉट्स जो हैं वो सब प्रोसेसेस के साथ शेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे 1 सेकंड प्रोसेस 1 के साथ, 1 सेकंड अगला प्रोसेस 2 के साथ, फिर अगला सेकंड प्रोसेस 3 के साथ। सेकंड तो बहुत बड़ी ड्यूरेशन है, इट्स माइक्रो और इवन नैनो सेकंड्स होते हैं। तो ऐसा जो छोटा सा जो पोर्शन है, जो स्लाइस है टाइम का, जो सब बराबर सब प्रोसेस को मिल रहा है या ओएस सबको देता है बराबर फेयर टाइम, वो जो छोटा टाइनी टाइम स्लॉट है उसको कहते हैं टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम। इसके दो नाम हैं, इसको टाइम स्लाइस भी कहते हैं या टाइम क्वांटम भी। A dash is used in software systems that checks that the critical region is executed by only one process at a time. अच्छा, क्रिटिकल रीजन का थोड़ा सा एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए एक प्रोग्राम के अंदर एक शेयर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और अगर दो प्रोसेस सेम टाइम पे उसको एक्सेस करके चेंज करें तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो इसको कहा जाता है कि ये जो शेयर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको अगर दो प्रोसेस सेम टाइम पे एक्सेस करें, असल में ये फिर क्या है हमारा, ये क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल सेक्शन है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में एक ऐसा चेक जो इस चीज को मेक श्योर करता है कि अब हम ये देखेंगे कि जो शेयर डेटा है इसको दो सिस्टम नहीं एक्सेस कर सकते एक वक्त में, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि शेयर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, डेटे को, फाइल को, डेटाबेस को, टेबल को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस आए वो यूज करे, जब वो चला जाए फिर दूसरा प्रोसेस आए, चाहे वो शेयर डेटा है
लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक एक्सेस करे ताकि डेटा ख़राब ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो। या ये जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, इसको हम कहते हैं सेमाफोर। मैं थोड़ी सी इसको और आसान करने की कोशिश करता हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास एक शेयर्ड डेटा है जिसको दो प्रोसेस एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं, चूँकि इसलिए हम कह रहे हैं शेयर्ड है। अब होता ही है कि दोनों वो एक वक्त में एक्सेस करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जी हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में एक पार्ट, एक कंपोनेंट है जिसको हम कह रहे हैं सेमाफोर। अब सेमाफोर ये निगरानी करता है आसान लफ्जों में कि उस शेयर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर एक प्रोसेस आ गया ना तो दूसरे प्रोसेस को वो रोक लेगा। वो कहेगा नहीं, पहले वो गया हुआ है, वो अपडेट कर रहा है, जब वो अपडेट करके मुझे बता देगा कि मैं जा रहा हूँ और डेटा फ्री है, नो आई विल लेट यू इन, मैं आपको आने दूंगा, तब आप जाके करो। और इस दौरान अगर पहले वाला प्रोसेस वापस आया कि मुझे और कुछ तब्दीली करनी है, फिर मैं उसको रोक लूंगा कि साहब आप रुकिए, पहले प्रोसेस 2 गया हुआ है, उसको अपडेट करके जाने दीजिए, जब वो छोड़ेगा उस डेटे को जो कि शेयर्ड है, फिर मैं आपको आने दूंगा। तो ये कौन रोक रहा है, कौन इस चीज़ की गारंटी कर रहा है कि एक प्रोसेस एक वक्त में शेयर डेटा को एक्सेस करे? ये हमारा सेमाफोर है जो हमें इस चीज़ की फीचर प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये चेक लगा रहा है, वो इस चीज़ को, इस कंडीशन को इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज सेमाफोर। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैंने कोशिश की इसको आसान करने की। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो काइंडली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में रेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दूं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिक्वायरमेंट दैट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन बी अलाउड टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल सेक्शन इज नोन एज। अब ये रिक्वायरमेंट कि एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस जाएगा और वो शेयर डेटे को या क्रिटिकल रीजन को एक्सेस करेगा, ये रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या कहलाती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम अभी वही बात कर रहे हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट को दोबारा फिर यूं देखते हैं कि शेयर डेटा है, सेमाफोर देख रहा है कि एक प्रोसेस आए और एक ही एक्सेस करे और वो चला जाए, और दूसरे प्रोसेस को फिर अगर वो इन बिटवीन आए तो उसको वहीं रोक ले। तो ये कर कौन रहा है? सेमाफोर। लेकिन ये कंडीशन इटसेल्फ है कि आप ये कोशिश करें, ये रिक्वायरमेंट है, आप ये समझ लीजिए इट्स काइंड ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट कि एक शेयर डेटे को एक वक्त में एक प्रोसेस एक्सेस कर सकता है इन इट्स ट्रू स्पिरिट्स। ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन, ये कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसको आप यूं समझ लीजिए, सबसे आसान मिसाल दूंगा, दिन और रात ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एक दूसरे के साथ। आप अगर बात करें इस वक्त, मैं देखता हूं कि सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अब ये सुबह के 8 हैं, ये दिन है, अब मैं इसको रात नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है एक वक्त में या तो दिन है या फिर रात है। तो आप ये समझ लीजिए दो प्रोसेसेस हैं, उनको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। यानी एक शेयर डेटे को या तो प्रोसेस ए एक वक्त में एक्सेस कर सकता है दिन, या प्रोसेस 2 एक वक्त में एक्सेस कर सकता है रात। वो दोनों एक वक्त में एक्सेस नहीं कर सकते, दिन और रात कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इस कंडीशन को कि एक शेयर डेटे को दो प्रोसेसेस के दरमियान, अगर वो दोनों के दरमियान शेयर्ड है तो एक वक्त में तो एक ही एक्सेस कर सकता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और ऐसा करने से रोकता कौन है? सेमाफोर। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने कहा इकट्ठे भी हैं, इनको इंटेंशनली मैंने इकट्ठा भी रखा और कोशिश की है कि इनको आपको थोड़ा सा सिनेरियो वाइज बता दूं। थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैंने 12 कोशिश की है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। क्वेश्चन नंबर 19 in a dash is a condition in which 2 or more processes are blocked from processing because each is waiting for another resource that is allocated to another or occupied by another। एक कोई कंडीशन है, इससे मैं पता चल रहा है ये भी कुछ सूरत हाल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस ये क्या हो गए हैं? अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक हो गए हैं। किस वजह से? कि वो वेट कर रहे हैं किसी ऐसे रिसोर्स के लिए जो किसी और के पास है। इसको यूँ समझिए ना कि आप अपनी लेबॉर्ट्री में गए और वहाँ पे लैब में एक ही कंप्यूटर है और वो कोई आपका क्लासमेट जो है वो बैठा हुआ प्रोग्राम बना रहा है, तो आप रुके हुए हैं और एक और आपके मेट आ जाते हैं, वो भी रुके हुए हैं। जब तक वो आपके मेट उस सिस्टम को छोड़ते नहीं हैं रिसोर्स को, तब तक आपको वो दिया नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत में आप और आपका जो मेट वेट कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं आप दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है? डेडलॉक में चले गए हैं। या ये जो कंडीशन जिसमें आप वेट कर रहे हैं किसी रिसोर्स के लिए जो किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये कंडीशन क्या कहलाती है? डेडलॉक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन यूनिक्स लाइनक्स
डैश एक्शन इज कॉल्ड बाय अ प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ये चाइल्ड का लफ्ज़ मैंने खुद इस्तेमाल किया आपको थोड़ा सा बात वाज़े करने के लिए, समझाने के लिए कि यूनिक्स में क्या होता है, एक एक्शन है, एक कॉल है, एक कोई फंक्शन है, कोई एग्जीक्यूशन की जाती है और ये करता कौन है, एक प्रोसेस करता है। और ये किस लिए करता है कि एक वो नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है। ये वाला जो प्रोसेस है ये कोई एक नया प्रोसेस इसने खुद ने क्रिएट करना है, इसलिए ये फंक्शन कॉल करता है, ये एक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम कहते हैं फॉर्की कॉल, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्किंग। यानी सिस्टम में एक P1 प्रोसेस आया और P1 को जरूरत पड़ी कि एक और प्रोसेस उसने क्रिएट करना है, तो वो फोर्क की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस P1 के लिए एक और चाइल्ड प्रोसेस P2 क्रिएट कर देगा। 21 है द टेक्निक ऑफ होल्डिंग डेटा फॉर आउटपुट एट ए लेटर स्टेज या के मोर कन्वीनियंट टाइम इज कॉल्ड डैश। यानी आपने डेटा आपके पास रिसीव हुआ तो बजाय कि आप उसको आउटपुट करते, असल में तो आपको मिला था आउटपुट करने के लिए, लेकिन आपने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। इसकी रीज़न यही हो सकती है कि वो रिसोर्सेज जो चाहिए थे वो कहीं और बिजी हैं, किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ। अब आप क्या कर लेते हैं, आप डेटे को रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए और बाद में देखते हैं जब आपके लिए कन्वीनियंट है या मुमकिन है वो रिसोर्स अवेलेबल हो गए, अब आप आउटपुट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, इस तरीकेकार को हम सिस्टम में कहते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में कहते हैं स्पूलिंग। आपने देखा होगा कि ये स्पूलिंग का जो फंक्शन है बड़ा कॉमन है प्रिंटर्स के साथ। यानी आपने प्रिंट भेजा, प्रिंटर अब आपका पेज प्रिंट कर रहा है ऑफिस में। मैं भी जब प्रिंट भेजता हूँ तो क्या होता है, फौरन प्रिंट तो नहीं निकल सकता मेरा। अब प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर मेरे डेटा को, मेरे प्रिंट को रोक लेता है और स्पूलिंग में डाल देता है। जब आपकी जॉब खत्म होगी ना, आपका डॉक्यूमेंट पूरा प्रिंट हो चुका होगा, उसके बाद प्रिंटिंग ने मेरी जॉब पकड़ी हुई, उसको होल्ड किया हुआ, यानी उसको स्पूल किया हुआ। और जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा, अब मेरा प्रिंट दोबारा निकलना शुरू हो जाएगा, यानी वहीं से आगे मेरा प्रिंट वो डाल देगा। और मेरे प्रिंट होते हुए किसी और साहब की रिक्वेस्ट आती है प्रिंटर की, तो उसको वो स्पूल कर लेगा। तो ये क्या है, स्पूलिंग का प्रोसेस है कि एक रिक्वेस्ट आई, आपने डेटा होल्ड कर लिया, आउटपुट नहीं किया अभी, और जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हुए, कन्वीनियंट हुआ टाइम, तो अब आपने क्या किया, वो रिक्वेस्ट, वो डेटा आपने आउटपुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच द यूजर एस्टैब्लिश इनिशियल कनेक्शन और कॉन्टैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द सिस्टम इज कॉल्ड। यूजर कोई ट्रांजैक्शंस करता है सिस्टम के साथ इनिशियल कॉन्टैक्ट करने के लिए। देखिए अगेन बोल्ड किए हुए मैंने लेटर सिर्फ इसलिए कि आप जरा चीज़ों को फोकस कर सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और अपना सोल्यूशन निकाल सकें। तो इनिशियली जब हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और सिस्टम से कोई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, किस लिए, सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ज़रा सोचें, जब आप जाते हैं सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन एक्चुअली क्या है, एक सिस्टम के साथ इनिशियल कॉन्टैक्ट है, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं कि आपने सिस्टम के साथ क्या करना है, इंटरेक्शन करनी है। और ये बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑथोराइज करता है कि आप एक ऑथोराइज यूजर हैं, आप एक लीगल यूजर हैं। 23 है when in dash mode the CPU is able to execute all instructions in its machine language। तो हमने दो मोड पढ़े, इससे पहले भी बात की है कि एक क्या होता है, यूजर मोड होता है, और एक क्या होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है। तो जितनी भी सिस्टम की इंस्ट्रक्शन हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर इंस्ट्रक्शंस हैं, या वो इंस्ट्रक्शंस जो मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, वो एक्चुअली करता तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही है, लेकिन ये मोड क्या कहलाता है, प्रिविलेज्ड मोड। ये यानी ज़्यादा पावरफुल मोड है, आप ये समझ लीजिए। तो यूज़र मोड में वो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह की एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रिविलेज्ड होती हैं, आप ये समझ लीजिए वो तमाम काम किए जा सकते हैं इस मोड में। 24 है एन अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट ए प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन व्हेन द सीपीयू इज ए नॉन प्रिविलेज्ड मोड कॉजेज ए और एन डैश। यानी एक कोशिश आप कर रहे हैं कि सिस्टम तो इस वक्त क्या है, नॉन प्रिविलेज मोड में है, तो अब आप एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, एक इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक है, एक सीपीयू को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल जाता है, ठीक है, कि जरा खबरदार, होशियार, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो हाई फाई करने की कोशिश की गई है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है ISR, उसके बाद फिर देखता है कि किस तरह का इंटरप्ट था, उसको फिर कैसे हैंडल करना है, और फिर कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट साइज सच एज वन स्पैनिंग अ लोकल कम्युनिटी। यानी नेटवर्क्स की आपने टाइप्स पढ़ी हैं, 3 तरह की टाइप्स हैं। एक बहुत छोटा होता है, बिल्डिंग तक महदूद होता है, जिसको आप लैन कह लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। एक उससे ज़रा बड़ा होता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी 2-3 गलियाँ, एक मोहल्ले तक, शायद एक शहर के हिस्से तक कह सकते हैं आप, इसीलिए इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कम्युनिटी का। वो हमारा क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक हमारा जो वो नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के छोटे छोटे नेटवर्क्स हमारे कनेक्ट हैं, यानी ऑफिस के, कैंपस के, उसको हम क्या लेते हैं, दी इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो ये फिर लोकल कम्युनिटी वाली कौन सी बात हुई जी, बिल्कुल MEN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी दोनों के जो दरमियान है। 26 है, द कम्युनिकेशन थ्रू आउट द इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय एन ओपन कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स नोन एज द डैश। यानी दुनिया भर में कंप्यूटर्स ने इंटरनेट पे कनेक्ट करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता हर कोई अपनी मर्जी से डेटा भेजे, दूसरा को कहे कि मैं तो इस डेटा को पहचानता ही नहीं और ये तो किसी और फॉर्मेट्स में है, किसी और लैंग्वेज में, आई डू नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको सारे कंप्यूटर्स को फॉलो करना पड़ता है। वो कोई नेटवर्क डिवाइस हो, कोई नेटवर्क इक्विपमेंट हो, कोई कंप्यूटर, कोई मशीन हो, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होकर कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ये सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंटरनेट की जितनी भी ट्रैफिक है या जिस स्टैंडर्ड की बात हो रही है, वो ये सारी चीज़ों को डील करती है, गवर्न करती है, मेक श्योर करती है कि कोई इक्विपमेंट, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजता है, कोई हार्डवेयर, कोई डेटा भेजता है, वो इसी स्टैंडर्ड में होगा तो आगे जाएगा, या इसको फॉलो करते हुए भेजेगा तो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP स्टैंडर्ड। TCP/IP या TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट या TCP/IP जो स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली सारे डिवाइसेस, सारे इक्विपमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हीं को फॉलो करते हुए आपके जो डेटा पैकेट्स हैं वो बनाए जाते हैं, राउट किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, और फिर इनसे मैसेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे चल के आप जब 601 और 610 नेटवर्क वगैरह डेटा कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये TCP/IP को आप वहाँ बहुत डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। 27 है, इन द वायरलेस नेटवर्क्स द डैश सर्व्स एज ए फोकल पॉइंट अराउंड विच ऑल कम्युनिकेशन इज कोऑर्डिनेटेड। वायरलेस अब आप रोज़ देखते हैं, माशाल्लाह आप भी यूज़ करते हैं, सारे के सारे वाईफाई घरों में भी यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे। तो मेरा ख्याल है क्विकली आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी चीज़ होती है जो फोकल पॉइंट बन जाती है, यानी सारे डिवाइसेस उससे ही कनेक्ट होते हैं और सारी कम्युनिकेशन उससे ही हो रही होती है, जो आपका क्या कहलाता है, आमतौर पर आप उसको घर में राउटर कहते हैं, यानी इंटरनेट राउटर या PTCL का राउटर। तो असल में ये क्या होता है, एक्सेस पॉइंट होता है। एक्सेस पॉइंट का मतलब कि सारे डिवाइसेस यहाँ एक्सेस करेंगे, और ये आगे फिर किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट से, और आप सबकी ट्रैफिक जो है यहाँ से फिर ये इंटरनेट पे भेजता है और वहाँ से वापस लाता है, और पर्टिकुलर डिवाइस जिसकी रिक्वेस्ट जाती है उसको फिर वापस भेज देता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्सेस पॉइंट। 28 है, डैश आर एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर अ नेटवर्क टू फंक्शन प्रॉपरली एंड थ्रू विच ऑल द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। यानी नेटवर्क के ऊपर कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड भी हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि नेटवर्क जो है वो फंक्शन करे प्रॉपरली, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके हिसाब से चलना होगा, उनको देख के, उन स्टैंडर्ड्स को, उन रूल्स को देख के करना होगा, फॉलो करना होगा सारी एक्टिविटीज़ ने। तो ये कहलाते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो गवर्न करते हैं, जिनको देख के फॉलो किया जाता है कि अब आपकी जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क के ऊपर, या नेटवर्क ने फंक्शन कैसे करना है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। दुनिया भर में किसी ने भी लोकल एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश करना होगा तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। किसी कंपनी ने वाइड एरिया नेटवर्क सेटअप करना होगा तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, हमको वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह किसी ने वाईफाई सेटअप करना होगा, उसको उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर रूल्स जो कि नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, नेटवर्क को फंक्शन करने के लिए, नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही होती हैं, डेटा सेंड रिसीव करने के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि वो डिवाइस, वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम्स सारे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ। अभी हमने बात की कि TCP एक उनमें से प्रोटोकॉल है। 29 है, द डैश प्रोटोकॉल डिक्टेट्स दैट ईच मैसेज कैन बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल मशीन्स ऑन ए नेटवर्क। एक टोपोलॉजी के अंदर एक प्रोटोकॉल है
जो कहता है कि जी कोई एक जो मैसेज भेजा जाएगा ना इस नेटवर्क के ऊपर, ये क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा टू ऑल। जितनी मशीनें हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं उस नेटवर्क के ऊपर, उन सबको भेजा जाएगा। हमारा जो CSMA है, खासकर CD, वो ये काम करता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस थ्रू कोलिजन डिटेक्शन। ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ये प्रोटोकॉल ये कहता है, या इसकी जो डिक्टेशन है वो ये है कि जो भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर चाहे किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा या भेजना चाहेगा, तो हम सारे नेटवर्क के ऊपर क्या करेंगे, इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। आज जिसका मैसेज होगा वो देखेगा कि उसका मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस मेरा है, वो ले लेगा, और बाकी देखेंगे कि ये तो मैक एड्रेस जो आया हुआ है डेस्टिनेशन के लिए वो, और जो मेरा है वो डिफरेंट है, वो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देंगे, वो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो यू भेजा सबको जाएगा, रिसीव एक के पास ही होगा। इन ए बस नेटवर्क यानी बस टोपोलॉजी, टू ट्रांसमिट ए मैसेज ईच मशीन वेट्स अंटिल द डैश। तो बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा कि एक कंप्यूटर जब मैसेज भेजना चाहता है तो वो क्या करता है, पहले चेक करता है बस को कि क्या बस फ्री है कि नहीं है। बस का मतलब वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिस वायर जिस केबल से, उसको हम कह रहे हैं बस। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले देखेगा कि वो बस जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, यानी उस पर कोई इस वक्त ट्रैफिक तो नहीं जा रही, डेटा मूव तो नहीं कर रहा। और अगर डेटा मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो बस स्पेयर है, फ्री है और साइलेंट है। देयर इज नो नॉइज, देयर इज नो ऑक्यूपेंसी देयर इज नो एक्टिविटी ऑन दैट बस, देयर इज नो डेटा इज बीइंग सेंट ऑन दैट वायर केबल। तो इस वक्त मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ। अब अगर एक कंप्यूटर डेटा सेंड करने से पहले ये देखेगा बस इज साइलेंट, देयर इज नो एक्टिविटी गोइंग ऑन, देयर इज नो डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन दिस केबल, सो डेटा कैन बी सेंट। तो ये देखा जाता है बस नेटवर्क के अंदर या बस टोपोलॉजी के अंदर। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन की वजह से शायद थोड़ी सी वीडियो की लेंथ जो है वो एक्सटेंड होगी, लेकिन मैंने ये भी ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात सिर्फ खाली MCQs बता देना काफ़ी नहीं होता, ताकि आपको ज़रा अच्छी से समझ भी आ जाए बात। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हमने कोशिश की है कि अगेन फिर आपको थोड़ा सा रिफ्रेशर भी दें, कुछ आपकी असेसमेंट भी करवाएं, ताकि आपके अगर कुछ वीक एरियाज़ हैं, जैसे मैंने प्रोटोकॉल्स की बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी कुछ टफ जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप काइंडली उनको ज़रूर रिविज़िट कीजिएगा, और चाहें तो वीडियो दोबारा उन सेक्शन के ऊपर जाके दोबारा देख लीजिए, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स को भी कोशिश करेंगे किसी तरह आपके साथ शेयर करते रहें, और मिड से पहले आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और एक अच्छा एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करें, एक अच्छा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स वो सिक्योर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चले फिर आपसे बात होती है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।